आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज समाचार। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, निफ्टी 18,100 के स्तर के करीब पहुंचा। सरकारी बैंक, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स शेयरों में दिखाया दम। HDFC, इन्फोसिस, कोटक बैंक और बजाज फाइनेंस ने भरा जोश। आज से खुला देश का सबसे बड़ा IPO। पेटीएम की 18,300 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। 2080 से 2150 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। इशू को एंकर इन्वेस्टर से मिला बम्पर रिस्पांस, लगाए 8,235 करोड़। अब तक 15% भरा IPO। फ्यूचर रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने CCI को लिखी चिट्ठी। फ्यूचर कूपन्स डील की मंजूरी रद्द करने की मांग। अमेजॉन पर फैक्ट छुपाने के और गलत बयानबाजी के आरोप। इस बार फेस्टिव सीजन में शॉपिंग के टूटे सारे रिकॉर्ड। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा की हुई खरीदारी। मिट्टी के दिए, मिठाई, सोने चांदी की ज्वेलरी और पैक्ड सामान की जमकर हुई बिक्री। दिल्ली NCR के ज्यादातर हिस्सों में आज भी प्रदूषण पर खतरनाक स्तर। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में औसत AQI 430 के ऊपर। पंजाब से आ रहे पराली के धुएं ने बढ़ाई मुसीबत। दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत गरमाई। सार्वजनिक जगहों पर इजाजत नहीं मिलने से नाराज बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर वार। बीजेपी के कई नेता यमुना किनारे छठ घाट बनवाने पर अड़े। भारी बारिश से चेन्नई बेहाल, कई इलाके पानी में डूबे। पुडुचेरी में भी बिगड़े मौसम के कारण स्कूल कॉलेज बंद। और 4 दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार आज फिर खुले। बाजार की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई, लेकिन इसके बाद बाजार में बियर थोड़ी देर के लिए हावी रहे। हालांकि दोपहर होते होते बुल्स ने एक बार फिर बाजार पर कब्जा जमाया और बंद होने से पहले अच्छी बढ़त बनाने में कामयाब रहे। आज के बाजार का पूरा डिटेल्स लेते हैं अपने सहयोगी सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताइए बाजार की आज क्या हाइलाइट्स रही? देखिए, शुरुआती कारोबार फ्लैट, लेकिन लोअर लेवल जो बाजार ने दिखाए उसके बाद एक बढ़िया रिकवरी मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। स्पेशली पहले तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में रिकवरी थी, निफ्टी सेंसेक्स में। फिर निफ्टी बैंक भी कुछ हद तक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ और जो 550 अंकों के आसपास का लॉस एक समय में था निफ्टी बैंक में, वो कुछ हद तक कम होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप आज शुरुआत से ही तेजी में थे और वहां पर जो बाइंग थी वो 1/4% से बढ़ के 3/4%, 1% के आसपास की बढ़त के साथ आते हुए दिखाई पड़ी। 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हुई। पहला तो आज जितने भी फ्यूल रिलेटेड कंपनीज थी, जैसे कि सीमेंट हुआ, लॉजिस्टिक हुआ, जिनको एक इनपुट कॉस्ट का बड़ा बेनिफिट मिल रहा था, वहां पर एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। और साथ ही साथ आज जो बाइंग थी वो थी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, FMEG कंपनीज में, ऑयल एंड गैस स्पेस में, जहां पे कुछ हद तक मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट आया। हैवी वेट्स में HDFC ऐसे स्टॉक थे जो कि मार्केट को मेजरली आज सपोर्ट करे। तो एक बेहतरीन दिन कह सकते हैं, बेहतरीन शुरुआत हफ्ते की, जहां पर लोअर लेवल से मार्केटिंग बढ़िया रिकवरी दिखाई। अच्छा सुमित, और किन शेयरों में बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिला ब्रॉडर मार्केट में? देखिए, आज अगर निफ्टी के कुछ गेनर्स और लूजर्स की बात किया तो आज सबसे पहला नाम जो बाजार में एक बढ़िया रिकवरी के साथ रहे, उसमें पहला नाम आया निफ्टी गेनर्स में टाइटन का। एक अच्छे नंबर्स जो वीकेंड या के दौरान आते हुए दिखाई पड़े, 1,25,000 करोड़ रुपए के आसपास के, उसका इंपैक्ट और गोल्ड ज्वेलरी की बढ़िया बाइंग का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। IOC, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक, कुछ और ऐसे नाम जो कि निफ्टी गेनर्स के तौर पर शुमार हुए। निफ्टी लूजर्स में इंडसिंड का नाम सबसे प्रोमिनेंट रहा। नेगेटिव न्यूज फ्लो का इंपैक्ट, डिवी स्लैब नंबर्स के बाद कुछ हद तक टूटता हुआ दिखाई पड़ा। M&M और SBI के अंदर भी प्रेशर आज देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में केनरा बैंक लीड कर रहा था। BEL में खरीदारी देखने को मिली। PSU बैंकिंग बास्केट में अच्छी बाइंग थी। इसके अलावा बाटा इंडिया नंबर्स के बाद चलता हुआ दिखाई पड़ा। मन्नापुरम नंबर से पहले चलता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में आज रही बिकवाली सनटेक में, सन टीवी में, आइडिया में, स्कॉट्स में, गुजरात गैस में। F&O गेनर में नंबर्स के बाद वर्लपूल लीड करता हुआ दिखाई पड़ा। शानदार तेजी, 10% के आसपास तक का उछाल भी देखने को मिला। मुथूट फाइनेंस नंबर्स के बाद चला। JK सीमेंट नंबर से पहले शानदार तेजी, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। HPCL नंबर्स के बाद एक बढ़िया तेजी के साथ चलता हुआ दिखाई पड़ा।
F&O लूजर्स में इंडसइंड लीड कर रहा था, सन टीवी, डीवी स्लैब, कुछ और ऐसे नाम जहां बिकवाली थी, और इंडिया मार्ट जिसके इस हफ्ते के एंड तक नंबर आएंगे वहां पर भी प्रेशर देखने को मिला। आज दिन था सीमेंट का, तो आप अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, एसीसी, रैमको, इंडिया, किसी का भी नाम ले लीजिए, शानदार तेजी सब में बनते हुए दिखाई पड़ी। और आज दिन था लॉजिस्टिक का, जिसमें वीआरएल, गति, महिंद्रा लॉजिस्टिक जैसी जो कंपनीज थी वहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मूव और मार्केट में ब्रॉडर बेस बाइंग आज का सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। धन्यवाद सुमित, बहुत बहुत। और ब्रॉड बेस बाइंग देखने को मिली और इंडाइसेस लेवल पे भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली 4 दिन के बाद बाजार जब खुला था। चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर ग्रुप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में डायरेक्टर्स ने अमेजॉन के ऊपर रेगुलेटर को गलत बयान देने का आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, क्या लिखा गया है इस चिट्ठी में? डायरेक्टर्स ने अपनी क्या शिकायत रखी है? देखिए, साल 2019 में अमेजन ने फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड के अंदर 49% की हिस्सेदारी जो वो खरीदी थी। उस वक्त सीसीआई से इसके लिए मंजूरी जो मांगी गई थी और सीसीआई ने इस डील को अप्रूव जो है वो भी कर दिया था। लेकिन अब जो फ्यूचर ग्रुप है उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने सीसीआई के चेयरमैन को एक चिट्ठी जो वो लिखी है और कहा है कि अमेजन ने जो उस वक्त डील के काफी सारे तथ्य जो है वो छुपाए थे, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो किया था, स्टेटमेंट जो है वो काफी गलत जो है वो दी थी। अगर ये सारी जानकारी जो है सीसीआई के सामने रखी जाती तो ये फेमा का वायलेशन होता, ये एफडीआई नियमों का वायलेशन जो है वो होता। तो सीसीआई ने जो इसको डील को अप्रूवल दिया था वो गलत तथ्यों के आधार पर जो है वो दिया था। अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्होंने ये मांग की है कि इस डील के ऊपर तुरंत रोक जो है वो लगानी चाहिए, क्योंकि इस डील की वजह से फ्यूचर ग्रुप को काफी नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। उसके करीबन 50,000 कर्मचारी जो है उनकी नौकरी के ऊपर संकट जो है वो आ गया है। 30,000 करोड़ रुपए का लोन जो है बैड डेट जो है वो हो सकता है, कंपनी जो है दिवालिया जो है हो सकती है। तो ऐसे में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्होंने ये मांग की है कि इस डील के ऊपर तुरंत रोक जो है वो लगाई जाए और इस पूरे मामले की जांच जो है सीसीआई जो है वो फिर से करे, क्योंकि इस वक्त जो है अमेजन है उसने काफी सारे फैक्ट्स जो है वो छुपा लिए थे, जो कि काफी सारा वायलेशन जो है वो करते थे। फेमा नियमों का वायलेशन था, एफडीआई नियमों का वायलेशन था। तो उन तथ्यों के आधार पर इसकी दोबारा से जांच जो है होनी चाहिए। शुक्रिया असीम। और मामला देखेंगे कैसे आगे पैन आउट होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है ये। एक और खबर है, भारत में इंपोर्ट होने वाले फूड आइटम्स को अब और कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। फूड रेगुलेटर फसाई ने नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके बाद अब भारतीय फूड रेगुलेटर दूसरे देशों में फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में जाकर वहां भी जांच कर पाएगी। ये एक अच्छा कदम है। यूएस एफडीए आप जानते होंगे दवाओं की जांच करता है और भारत में आके प्लांट की जांच करता है, तो फसाई भी अलग सेक्टर है, फूड में जाके वहां पे जांच करेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, पूरा मामला समझाइए और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम दिख रहा है। जो हालांकि भारत में इंपोर्ट होने वाले फूड आइटम्स को अभी भी भारत के फूड सेफ्टी एक्ट के नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन अब भारत का फूड सेफ्टी रेगुलेटर एफएसएसएआई बाकी देशों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर वहां की फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की जांच कर पाएगा और ये देख पाएगा कि वहां पे हेल्थ से जुड़े, हाइजीन से जुड़े, सेफ्टी से जुड़े नियमों का पालन किया जाता है या नहीं। ये कुछ वैसे ही होगा जैसे यूएस का फूड रेगुलेटर यूएस एफडीए बाकी देशों में जाकर वहां की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की जांच करता है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट करता है। यही काम अब एफएसएसएआई भी कर सकेगा और इसके लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में बदलाव किया गया है और यह कहा गया है कि हर वो कंपनी जो कि भारत में अपना फूड आइटम बेचना चाहती है उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को भारत के फूड रेगुलेटर के लिए खोलना पड़ेगा, जांच के लिए खुला रखना पड़ेगा और भारत के एफएसएसएआई के साथ उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। खासतौर पर ऐसी कंपनियां जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, यानी कि डेयरी से जुड़ी कंपनियां, पोल्ट्री से जुड़ी कंपनियां या मीट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, इनको खासतौर पर अपने जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए खोलना पड़ेगा। इससे दो फायदे होंगे। एक तरफ तो जो नियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं ये पता चल पाएगा, हेल्थ और हाइजीन से जुड़े नियम का पालन किया जा रहा है नहीं ये देख पाएगी एफएसएसएआई, और दूसरी तरह जो सब स्टैंडर्ड फूड आइटम्स की डंपिंग होती है उस पर भी एक तरह से लगाम लगाई जा सकेगी। इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इससे बहुत जो भारत में इंपोर्ट हो रहा है उस पर भी एक तरीके से चेक्स लगेंगे। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब एक सबसे बड़ी खबर कि इस फेस्टिव सीजन में शॉपिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस फेस्टिव सीजन में 1.25 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग हुई है। ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा के पास। दीपाली, आपने भी तगड़ी शॉपिंग की होगी और ये जो अलग अलग सेगमेंट में जरा बताइए कहाँ कहाँ कितनी जबरदस्त शॉपिंग हुई है।
जी बिल्कुल, इस बार जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पिछले 10 साल का सारा रिकॉर्ड टूट गया है, जमकर पूरे देश में शॉपिंग हुई है। और यहाँ पर मैं बता दूं, ये शॉपिंग ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन की गई है। 1.25 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग पूरे देश भर में फेस्टिव सीजन के दौरान हुई है। अगर मैं फेस्टिव सीजन की बात कर रही हूँ तो इसकी शुरुआत हुई नवरात्रि से और ये चला दिवाली तक। तो इस पूरे जो समय अवधि रही, 1.25 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग की गई। मुख्य तौर पर जिन चीजों की सबसे ज्यादा बिक्री हुई उसमें दिया, मोमबत्ती, जो पैक्ड फूड्स हैं, सोने चांदी के आभूषण हैं, ये सब चीजें शामिल रही हैं। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं तो हमने देखा है कि पूरा देश कोविड की चपेट में था। लोग ज्यादातर घर पर बैठकर ही शॉपिंग कर रहे थे, ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफरेंस दे रहे थे। इसी के चलते जो त्योहारी कारोबार था, अगर बीते साल की बात की जाए तो 72,000 करोड़ का था। अगर 2018 की बात करूं तो तब ये 60,000 करोड़ का था। लेकिन इस बार काफी अच्छा तगड़ा रिस्पॉन्स मिला और 1.25 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग पूरे देश भर में की गई। अगर राजधानी दिल्ली की बात करूं तो अकेले दिल्ली में ही 25,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई है। तो ये जो ट्रेंड है, इससे जो कारोबारी है काफी उत्साहित है और जो 14 तारीख से वेडिंग सीजन की शुरुआत हो रही है, उन्हें उम्मीद है कि इसी तरह का रिस्पॉन्स जो वेडिंग सीजन रहता है उसमें भी देखने को मिलेगा। वाली, आपने क्या खरीदा था? जी मैंने भी बहुत शॉपिंग की है क्योंकि धनतेरस था। मैं अपने व्यूवर्स को बता रही थी तो मैंने भी चांदी का सिक्का खरीदा था और इसके अलावा दिवाली पर तो हम सब मिट्टी के दिए खरीदते ही हैं। खास बात मैं बता दूं कि इस बार चीनी आइटम्स का बहिष्कार किया गया है। इसके चलते भी एक अच्छा रिस्पांस जो इंडियन मार्केट है, जो इंडियन रिटेलर्स हैं, उनको मिला है। एक अनुमान है कि करीब 50,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट इससे प्रभावित हुआ जो चाइना से होता था। और जो ऑनलाइन की दीपावली बात करी थी उसमें क्लोज टू $5 बिलियन की सेल इससे पहले हो चुकी थी। तो आप सोचिए किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट मिला। आज इसी को समझेंगे आवाज अड्डा में कि इतनी ज़बरदस्त रिकवरी है, इसको लेकर के इकोनॉमिस्ट की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, लोगों की राय क्या? अब भी कोई शक है इकोनॉमी पूरी तरीके से पटरी पर लौट आई है? आवाज अड्डा में शाम 6 बजे इसी पे आज चर्चा होगी, देखिएगा जरूर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आके कुछ और खबरें। और कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी, ए शॉट ऑफ लाइफ। कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर की आशंका को देखते हुए लोगों को जागरूक करने की मुहिम एक बार फिर तेज कर दी गई है। बिहार की राजधानी पटना में तो टीके का दूसरा डोज लेने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं, जिसमें विजेताओं को शानदार इनाम देने की तैयारी की गई है। बिहार की राजधानी पटना में 8 से 26 नवंबर तक कोरोना का दूसरा टीका लेने वालों को बाइक और टीवी जैसे कई बम्पर इनाम जीतने का मौका है। टीका लेने वालों को इसके लिए बस इतना करना है कि उन्हें 26 नवंबर से पहले पटना के किसी अधिकृत सेंटर से टीके की दूसरी डोज ले लेनी होगी। 8 नवंबर से 26 नवंबर तक जो लोग सेकेंड डोज लेंगे उन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने लकी ड्रा निकालने का निर्णय लिया है और उसमें प्राइज हम लोगों ने बहुत सारे रखा है। हालांकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में पटना देश के टॉप 10 शहरों में शामिल है, लेकिन जब बात टीके के दूसरे डोज लेने वाले लोगों की होती है तो पटना देश के कई शहरों के मुकाबले पीछे नजर आता है, जिसे ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन और केयर इंडिया की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। ये तो नया पहल है तो इससे आदमी तो आकर्षित होगा ही, क्या कि ऐसे तो जनरली लोग लेते नहीं हैं। खास तौर पर इसके बाद माना जा रहा है कि लोग आकर्षित होंगे। हालांकि बिहार में लगातार टीकाकरण अभियान जारी है और कई रिकॉर्ड भी बिहार ने टीकाकरण में बनाए हैं। टीके की दूसरी डोज के साथ साथ लकी ड्रॉ में शामिल होने का तरीका भी बेहद आसान है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर कोविन या आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा, जहां 26 नवंबर से पहले निबंधन कराकर प्रतिभागी को कोविड-19 का दूसरा टीका लेना होगा। लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए बस आपको इतना करना है कि राजधानी पटना के अधिकृत कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद 28 नवंबर 2021 को लकी ड्रॉ के जरिए पटना जिला प्रशासन विजेताओं के नाम की घोषणा कर देगी। बहरहाल कोशिश अच्छी है, उम्मीद है कि राजधानी पटना में इसका असर भी अच्छा देखने को मिलेगा।
पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार इसके पीछे की वजह पंजाब में लगातार जलाई जा रही पराली को बता रही है। पंजाब के अमृतसर समेत कई जिलों में पराली जलाए जाने की घटनाएं सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में धुंध बढ़ गया है और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन भी हो रही है। किसानों का कहना है कि उनके आगे मजबूरी है, जिसकी वजह से वो पराली जला रहे हैं। इस बीच पराली जलाने की घटनाओं पर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन राज्यों के साथ बैठक करवाने की मांग की गई है जिन राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में इन सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगानी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। साइंटिस्ट का कहना है कि जो मुख्य वजह है कि पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं, अभी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसीलिए हमने कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया है कि इसको लेकर के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें इमरजेंसी मेजर लेकर के और पराली जलने की जो घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए।